हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आज को एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड ड्यू सोल एनसीवेब लेटेस्ट वीडियो होने वाली है। आपकी एनईपी का सिलेबस होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरीज टू से लेकर के 1200 सेंचुरी तक जो हम पढ़ने वाले हैं। आपका आज का जो यूनिट होने वाला यूनिट नंबर 2 होने वाला जिसका नाम है गुप्त और वाकाटक। ठीक है, इसमें जानने वाले कि प्रशासन कैसा था, यानी उनका जो शासन करने का तरीका था वो कैसा था उस टाइम पे जब गुप्त वंश और ये वाकाटक वंश चल रहा था। उस टाइम पे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, प्लस समाज जो था, समाज का वातावरण कैसा था, समाज में लोगों का रवैया कैसा था, प्लस वो जो लोग थे उनकी संस्कृति के विकास में किस तरीके से संस्कृति का विकास हुआ, किस तरीके से और धर्म आए, वो संस्कृति को कैसे कैसे अपनाते गए। फुल एक्सप्लेनेशन होने है विद नोट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रहे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी बता दो, आज हम पढ़े यूनिट नंबर 2 यानी कि यूनिट 1 जो है हमने बना के अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको उस वीडियो की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 2 जिसका नाम है गुप्त और वाकाटक। बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था और समाज में लोगों की स्थिति कैसी थी, वो सारी चीजें, प्लस संस्कृति थी, जो वहां पे संस्कृति थी, कल्चर था, वो कैसा था, उसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है गुप्त काल को स्वर्ण युग का, मिथक मतलब झूठ, क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको हम जानने वाले। देखो, औपनिवेशिक लेखकों ने यानी जो बाहर के जो विदेशी लेखक है उन लेखकों ने भारत को अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया, यानी भारत को अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन उसी के बाद में क्या आता है, जो हमारे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार है उन्होंने भारत के जो प्राचीन भारत को गुप्त काल को क्या कर स्वर्ण युग का उपाधि दिया, स्वर्ण युग का लेखन कहा या फिर संज्ञा दी है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, राष्ट्रवादियों की दृष्टि में गुप्त काल राष्ट्रीय एकता, यानी राष्ट्रवादियों की दृष्टि से बात करें तो गुप्त काल जो था राष्ट्रीय एकता, यानी सभी लोगों के बीच में एकता थी। ठीक है, आर्थिक संपन्नता थी, यानी आर्थिक संपन्न थे, कला जो थे हमारी कला साहित्य काफी अच्छी थी। ठीक है, स्थापत्य कला जो था, स्थापत्य जो था हमारा जो घर स्थापना करने की कला थी वो साहित्य की उपलब्धियों में बहुत आगे निकल गया था। ऐसा किसके, राष्ट्रवादी जो है उनके अनुसार ये चीजें थी, इसलिए वो स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं गुप्त काल को। डन है। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास की समीक्षा करते हुए गुप्त काल के लिए भारतीय सामंतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उन्होंने इतिहास की समीक्षा की, जांच पड़ताल की, उसे जाना और जाने बाद गुप्त काल का जो भारतीय सामंत था, ठीक है, उसको सामंतवाद का सिद्धांत कहा है या प्रस्तुत किया है। ठीक है, आर एस शर्मा, वीएनएस यादव, डीएन झा इत्यादि मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना था कि गुप्तों ने ब्राह्मणों को कर संबंधी सुविधाओं के साथ नियमित रूप से भूमि प्रदान करना शुरू किया। यानी कि जो ये कुछ हमारे 3 लेखक है या फिर मार्क्सवादी इतिहासकार है, इनका ये मानना था कि जो गुप्त शासक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को कर संबंधी यानी कर से रिलेटेड यानी टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से जोड़ करके उसकी सुविधा, टैक्स की सुविधा उपलब्ध कराते हुए ब्राह्मणों को क्या हुआ, जमीन दिया और उसके प्रति उन्होंने क्या किया, भूमि प्रदान की और उससे टैक्स भी लिया करते थे। ब्राह्मणों से भी ये लोग टैक्स लेते थे। ठीक है, गुप्त वंश के बाद के शासकों ने आरंभ में यानी शुरुआत में ब्राह्मण और मंदिरों को, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और मंदिरों को राजस्व अधिकारों के साथ प्रशासनिक और, यानी कि जो गुप्त काल के बाद के जो शासक आए उन्होंने क्या किया, वंश के बाद शासकों ने आरंभ में ब्राह्मण और मंदिरों को क्या, राजस्व मीन्स क्या होता है, टैक्स, ठीक है, अधिकारों के साथ प्रशासनिक यानी प्रशासन में एक हिस्सेदारी दी और न्यायिक अधिकार प्रदान किया, यानी न्याय करने की भी अधिकार प्रदान किया, वो न्याय भी कर सकते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुप्त और हर्ष के, यानी हर्षवर्धन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुप्त और हर्षवर्धन के उत्तराधिकारियों ने एक ऐसी सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, गुप्त और हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने एक ऐसी सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित किया
जिससे भूसंपन्न, ठीक है, जिससे भूसंपन्न लोगों को ग्रामीण समाज और विकेंद्रीकृत भारत पर वर्चस्व स्थापित हुआ। यानी जो भी भूसंपन्न लोग थे उन सभी का क्या हुआ, उन सभी लोगों का ग्रामीण समाज पर और ग्रामीण समाज और विकेंद्रीकृत यानी फैले हुए भारत पर, विभाजित भारत पर क्या हुआ, वर्चस्व स्थापित हुआ। भूमि अनुदान अनुदान से अर्थव्यवस्था में, यानी भूमि की जो अनुदान देने की जो व्यवस्था थी, यानी दान देने की जो व्यवस्था थी, उसकी अर्थव्यवस्था को, सामंतवाद को बढ़ावा मिला। उसको क्या, सामंतवाद को बढ़ावा मिला। कृषक वर्ग पर भारी कर्ज लाद दिया गया। कृषक वर्ग का क्या हुआ, भारी कर्ज जो था लाद दिया गया, क्योंकि भूमि के कर्ज, भूमि के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, तो बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। और सामंतवाद जो था वो क्या कहता है, ब्राह्मणों को छूट दी गई थी टैक्स से, और उसकी भरपाई कहां से की जा रही थी, किसानों से की जा रही थी, इसलिए किसान परेशान हो रहा था। ठीक है, स्वर्ण युग का मिथक। अब हम बात करते हैं स्वर्ण युग का मिथक। इतिहासकारों ने जिस युग को स्वर्ण युग कहा है उसमें गुप्त युग में जीवन का प्रत्येक पक्ष उनके अनुसार उत्कर्ष के शिखर पर था। इतिहासकारों ने जिस युग को स्वर्ण युग कहा है उस युग में गुप्त युग जो था, गुप्त काल का जो युग माना जाता है, उसका प्रत्येक पक्ष जो था, यानी जितना भी पक्ष था वो पूरा पक्ष उसके अनुसार, यानी कि उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो गुप्त शासक है, गुप्त वंश है, उसी के बारे में, वही एक उत्कर्ष पे था, उसी की प्रशंसा की बात की गई है। ठीक है, गुप्त काल को मुख्य रूप से इसलिए चुना गया, गुप्त काल को मुख्य रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय पर संस्कृत में उत्तम कोटि के, यानी बहुत अच्छी किस्म के उत्तम कोटि के साहित्य की रचनाएं हुई और कला की गुणवत्ता में काफी वृद्धि। यहाँ पे काल नहीं आएगा, कला आएगा। क्या आएगा, कला की वृद्धि, जो गुणवत्ता थी उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई। डन है इतना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय सभ्यता को हिंदूवादी और संस्कृत प्रधान माना गया। यानी जो भारतीय सभ्यता है इसको हिंदूवादी और संस्कृत प्रधान जो है माना गया, इसलिए ब्राह्मणवादी संस्कृत के आरंभिक अभूतपूर्व पैमाने पर प्रसार को उच्च संस्कृति के स्वर्ण युग काल की संज्ञा दी गई। इसीलिए बहुत अभूतपूर्व, यानी इससे पहले पैमाने पर प्रसार को, यानी इस प्रसार को, इस बढ़ावे को क्या हुआ, संस्कृत के स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। स्वर्ण युग समृद्ध वर्गों को प्रतिबिंबित करता था। जो स्वर्ण युग थे समृद्ध वर्गों, यानी जो अच्छे समृद्ध थे ना, जो मतलब जिनके पास पैसा था, ठीक है, जिनका दबदबा था, उनको ही प्रतिबिंबित करता था, दिखाता था। इस युग को उन्हीं के क्रियाकलाप स्वरूप प्रदान करते। इस युग को जो उन्होंने ही क्या क्या इसको क्रियाकलाप स्वरूप प्रदान किया था। भारत के इतिहास में कम से कम 3 काल ऐसे हैं, यानी ऐसे हैं जब कलात्मक और साहित्यिक अभिव्यक्तियां काफी उच्च स्तर पर रही थी। यानी कि भारत के इतिहास में कम से कम ऐसे 3 ऐसी काल रहा है जिसमें क्या है, कलात्मक और साहित्यिक जो अभिव्यक्तियां हैं वो काफी उच्चतम स्तर पर रही थी। आपको इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे उम्मीद आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। तो काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखे गए हैं, आपको पढ़ते जाना, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आता है मेरा गुप्त का जो गुप्त वंश था उसका किस तरीके से उद्भव हुआ, यानी कौन कौन आए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट पे कौन आता है हमारे, सब संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, यानी जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, श्रीगुप्त। उसके बाद आते हैं घटोत्कच, क्या आते हैं, घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आता है रामगुप्त, उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इतना क्लियर है? ये जो था ऐसे ऐसे उद्भव हुआ और ये हमारे शासक आते गए। डन है इतना, ठीक है। अब आता है सबसे पहले देखो, ये श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये लोग जो आए ना, ये लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं माने गए। सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण माना गया किसको माना गया, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो हम चंद्रगुप्त प्रथम से जानने वाले हैं, ठीक है, या इसको पढ़ लेते हैं। इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पे सीधे सी बात की गई है, क्या कहा गया, संस्थापक कौन थे, हमारे श्रीगुप्त। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्तविक संस्थापक, यानी कि एक सही मायने में गुप्त वंश को जो सामने लेकर के आया वो कौन लेके आया, चंद्रगुप्त प्रथम लेके आया। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने महाराजा धीराज की जो उपाधि थी इन्होंने धारण की। पहले क्या है, लोग उपाधियां धारण क्या करते थे, है ना, तो उपाधि धारण की किसी, महाराजा धीराज की। डन इतना, ठीक है। इनका शासन गंगा की मध्य भूमि पर फैला था। इनका जो शासन था, यानी जो इसका जब जहां वे शासन करते थे, जो नियंत्रण था वो किसका था, गंगा की मध्य भूमि, यानी मध्य मींस क्या होता है, बीच की भूमि पर, बीच की भूमि पर इनका जो भूमि पर फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने कौन सी, लिच्छवी जाति थी शायद कुछ, है ना, लिच्छवी परिवार की एक राजकुमारी थी जिनका नाम क्या था, कुमार देवी था, जिनसे उन्होंने विवाह किया। ठीक है, उनके नाम के सिक्के जारी किए, उनके नाम के क्या क्या सिक्के जारी किए। ठीक है, 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। गुप्त संवत की शुरुआत हुई। सन मीन्स क्या होता है, संवत, सन मीन्स होता है साल की। ठीक है, इसके राजरोहण की
याद में, इसकी राजरोहन की याद में की गई थी। किसकी याद में की गई? इनके राजरोहन की याद में की गई थी। इतने क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा कौन? समुद्रगुप्त। अब आता है हमारे कौन से? समुद्रगुप्त। देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के पिता ने लगभग 335 ईस्वी में उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी श्रीगुप्त जो समुद्रगुप्त के जो पिता थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को 335 ईस्वी के आसपास में क्या किया था? उन्हें जो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसकी जानकारी एक अशोक स्तंभ से मिलती है। स्तंभ मीन्स क्या होता है? जो पिलर होते हैं ना, पिलर से अशोक स्तंभ जिसके ऊपर लिखा गया था उसको, ठीक है, अशोक स्तंभ से इसकी जानकारी हमें मिलती है या प्राप्त होती है। ठीक है। अब आता है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे हमारे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। जो समुद्रगुप्त था वो किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी था। ऐसा हमें कहां से पता चलता है? ठीक है, हमें तो नहीं पता, हमें बताया तो नहीं, लेकिन पता कैसे चला है? तो गुप्त काल के सिक्के पर इनकी वीणा बजाते हुए, क्या? इनकी वीणा बजाते हुए, पहले के जो सिक्के थे हुआ करते थे ना, वो राजा के कुछ छवि को बता दिए गए थे। भगवान, अगर भगवान का पीछे भगवान के साथ लगी हुई है उनकी फोटो, तो ये पता चलता है कि वो धार्मिक थे। ठीक है। अब देखो उनको एक सिक्का था, उनको वीणा लगी हुई थी, वीणा के साथ उनको देखा गया, तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग संगीत के प्रेमी थे। कौन? समुद्रगुप्त। इतना क्लियर है? ठीक है। वीणा बजाते हुए चित्र थे जिससे इनसे उत्तर भारत के आसपास के कुछ राजाओं पर विजय पाई। इसलिए इन्होंने क्या किया? उत्तर भारत के कुछ आसपास के कुछ राजा थे, उन पर विजय प्राप्त की। दक्षिण और उत्तर भारत के 12 राज्यों को बंदी बनाकर, दक्षिण और उत्तर भारत के 12 ऐसे राजा थे जिनको उन्होंने बंदी बनाया, और उसके बाद क्या किया? उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। और अपने इस विजय अभियान के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आता है अब हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपके मन में एक थॉट आया होगा कि भाई रामगुप्त कहां गया? सर रामगुप्त कहां गया? तो रामगुप्त कहां गया वो अभी दिख जाएगा आपको, कहां गया है। वो गया नहीं है, वो यही मिलेगा आपको। ठीक है। देखो, समुद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। मिल गया? ठीक हो। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ? रामगुप्त गद्दी पे बैठा। रामगुप्त शकों से युद्ध में हारा गया, यानी जो शक शासक थे उनसे हारा गया। कौन? रामगुप्त। अपनी अपत्नी, यानी जब वो हारा ना, तो हार के, तो जिस तरह चौसर के खेल में दुर्योधन हार गया, सॉरी, दुर्योधन हारा था द्रौपदी को, सेम उसी तरीके से क्या हुआ? अर्जुन हारा था, सॉरी, है ना, कोई भी हारा हो, ठीक है, वो हारा था। क्या हार गया था? वो अपनी पत्नी को हारा था। सेम उसी तरीके से ध्रुव देवी को शकों को समर्पित कर दिया था। किसने? रामगुप्त ने। ठीक है। देखो, वो हारा युद्ध में, वो लेकिन अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को उसने दांव पे लगा दिया। क्यों भाई? यानी तो ये तो गलत हुआ ना। ठीक है, गलत तो हुआ। शकों को समर्पित करने के लिए सहमत हो गया। क्या हो गया? अपनी पत्नी को, ध्रुव देवी को शकों को समर्पित करने के लिए, देने के लिए सहमत हो गया। इससे उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त चिढ़ गया। इससे उसका छोटा भाई जो था चंद्रगुप्त, वो चिढ़ गया और रानी का भेष बनाया और शक राजा की हत्या कर दी। उसको काम तमाम कर दिया। रामगुप्त और शकों को मार करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। जो चंद्रगुप्त था उसने रामगुप्त और जो शक था, शक को मार करके क्या हुआ? ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। डन है? ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त ने। इसका महत्वपूर्ण अभियान शकों के विरुद्ध रहा। इसका जो महत्वपूर्ण अभियान था किसके विरुद्ध था? शकों के विरुद्ध था, जिससे कि पश्चिमी भारत उसके साम्राज्य से जुड़ गया। जिसके पश्चिमी भारत का उसके साम्राज्य से जुड़ गया। ठीक है। इससे पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। इससे पश्चिमी सीमा थी सुरक्षित हो गई। यानी जब वहां का शासक था उसको जब इसने रानी का भेज लेकर मार दिया, तो वो राज्य किसके अंदर आ गया? चंद्रगुप्त के अंदर आ गया। सेम इसी तरीके से, है ना, तो सुरक्षित हो गई। और वो क्या था? इसकी पश्चिमी सीमा जो सुरक्षित हो गई और पश्चिमी जगत के साथ व्यावहारिक संबंध भी जुड़ गए। यानी व्यावहारिक संबंध भी जुड़ गया। किसके साथ? पश्चिमी जगत के साथ। डन है इतना? ठीक है। अब आता है हमारा वाकटक वंश। क्या आता है हमारा? वाकटक वंश। तो इसको एक बार देख लेते हैं। क्या हमारा? विदर्भ के वाकटक मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। ठीक है। विदर्भ में वाकटक राज्य के शासन को 3 अस्थायी दौर थे। क्या थे? 3 अस्थायी दौर थे। पूर्वी वाकटक शाखा, नंदीवर्ग वाकटक शाखा तथा पश्चिमी विदर्भ में वत्स्य गुल्म शासक के वाकटक प्रथम दौर में प्रभावती गुप्त के वाकटक शासक। ठीक है। अब देखो, विद्याशक्ति से लेकर रुद्रसेन, यानी विद्याशक्ति से लेकर रुद्रसेन द्वितीय तक आते हैं। इसके अंदर किसका? तीसरे के अंदर विद्याशक्ति से लेकर के रुद्रसेन तक आते हैं।
जिन्होंने मुख्य चौथी सदी में शासन किया, जिन्होंने मुख्य रूप से कब शासन किया, चौथी सदी में शासन किया। इतना क्लियर है। दूसरे दौर में प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है। दूसरे दौर में क्या है, प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है, जिसमें विदर्भ पर आधिपत्य के लिए अनबन पैदा होगी। जब विदर्भ पर आधिपत्य के लिए कौन शासक बने, उसके लिए अनबन पैदा होने लगी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। यानी कि प्रभावती गुप्त जो था, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है, प्रभावती गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ। और अपने पति की मृत्यु के बाद, जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, जब रुद्रसेन के साथ विवाह हुआ, तो उसके पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मृत्यु के बाद पुत्र के संरक्षिका के लिए, यानी पुत्र के बचाव के लिए या फिर उसकी गद्दी के बचाव के लिए, संरक्षिका के लिए उन्होंने शासन किया। उन्होंने शासन किया। उसके शासनकाल में वाकटक राज दरबार में गुप्तों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनके शासनकाल में क्या, वाकटक राज दरबार में गुप्तों का जो शासन था या प्रभाव था, बढ़ता जा रहा था। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा तृतीय दौर। क्या स्टार्ट होता है, तृतीय दौर। वाकटक सत्ता के निर्माण और वैदिकरण में प्रवेशन द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ होता है, ठीक है, जिसमें व्यापक क्षेत्र और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। जिसमें व्यापक क्षेत्र, बड़े स्तर पर क्षेत्र और राजनीतिक जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, प्रक्रिया चलती है। विदर्भ काल मध्य भारत में स्थापत्य कला और चित्रकला की विशिष्ट क्षेत्र शैली के विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। जो विदर्भ काल मध्य भारत में स्थापत्य कला और चित्रकला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैली के विकास के लिए भी प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण हमें अजंता की गुफाओं से मिलता है। कहां से देखने को मिलता है, अजंता की गुफाओं से मिलता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गुप्त प्रशासन। क्या था हमारा, गुप्त प्रशासन। की गुप्त काल का जो शासन था वो कैसा था। गुप्त राजाओं ने अनेक उच्च उपाधियां धारण की। जो गुप्त जो राजा है उन्होंने अनेक प्रकार की जो उच्च यानी बड़े जो है इन्होंने उपाधियां धारण की, ठीक है। महाराजा धीराज यानी परमेश्वर, ठीक है, महाराजा धीराज परमेश्वर इत्यादि धारण की। गंगा की घाटी जो गुप्त के नियंत्रण में थी, यानी गंगा की जो घाटी थी वो किसके नियंत्रण में थी, गुप्तों के नियंत्रण में थी। राजा प्रशासन के जो राजा था प्रशासन के केंद्र में हुआ करता था। और राजकुमार मंत्रिमंडल और सलाहकार, जो सलाहकार उन्हें सलाह दिया करते आपको ये करना चाहिए। जैसे हम बोलो क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे हाँ ऐसे जो सलाहकार देने वाले, तो सलाहकार जो राजकुमार है, राजकुमार मंत्रीगण और सलाहकार उनके सहायक हुआ करते थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। किस पर आधारित थी, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। राजा को रक्षाकर्ता और पालनकर्ता के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। जो राजा था ना, राजा को रक्षाकर्ता और किसके लिए, पालनकर्ता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था या फिर महत्वपूर्ण था। गुप्त शासन में राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। यानी गुप्त शासन में क्या, जब गुप्त काल का शासन चलता उस टाइम पर राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की जो पद्धति थी उसको चलाई। ग्राम में मुखिया का पद महत्वपूर्ण था। गांव में जो मुखिया का पद महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो ग्राम श्रेष्ठ की सहायता से, जो ग्राम में जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनकी सहायता से गांव का कामकाज देखता था। स्थानीय लोगों की बिना अनुमति के जमीन की खरीदी बिक्री नहीं हो सकती थी। यानी कि स्थानीय लोग जो वहां पर रहने वाले लोग थे, मूल निवासी थे, उनकी बिना मर्जी के कोई भी जमीन को खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। नगर के प्रशासन में स्थानीय व्यवसायियों के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी जो स्थानीय शासन था वहां पे नगरों की जो स्थानीय व्यवस्था के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नगरों की प्रशासनिक परिषद में वाणिक, मुख्य शिल्पी यानी शिल्पकारी काम हुआ, शिल्प मुख्य व्यापारी जैसे कई व्यक्ति शामिल थे। भूमि अनुदान के द्वारा पुरोहितों को भी प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया जाता है। भूमि अनुदान या भूमि जब दान में देते उसमें क्या था, जो पुरोहित थे उनको भी प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। इस प्रशासन में न्याय पद्धति अत्यंत विकसित थी। इसी काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को परिभाषित किया गया था। इसी टाइम पे क्या हुआ, दीवानी और जो फौजदारी कानून था इसी टाइम पे परिभाषित किया गया था। सो फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, सामाजिक आर्थिक बदलाव। अब हम देखने वाले कि सामाजिक बदलाव और आर्थिक बदलाव कैसे कैसे हुआ।
सो फ्रेंड्स, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक बदलाव। ठीक है, देखो कलयुग का समय ब्राह्मण और कलयुग का जब समय था, समय में ब्राह्मण और शूद्रों के बीच वैमनस्य का समय था, यानी बहुत ही दुख पीड़ा का समय था। ठीक है, जिसमें प्रजा भारी कर से लदी हुई, जिसमें प्रजा थी वो भारी कर से, बहुत ज्यादा टैक्स से लदी हुई थी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा हो गई थी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या थी वो पैदा हो गई थी। परिवार और संपत्ति की असुरक्षा बढ़ रही थी। परिवार में संपत्ति और जो परिवार की सुरक्षा थी, वो परिवार और संपत्ति की सुरक्षा जो थी, असुरक्षित थी, वो बढ़ती जा रही थी, यानी खतरे में जा रही थी। भौतिकवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन भौतिकवाद का बोलबाला बढ़ रहा था और धार्मिक अनुष्ठान घट रहे थे। दिन पर दिन धार्मिक अनुष्ठान भी घटते जा रहे थे। वाकटक और पल्लव वंश ने कलयुग के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित की, यानी कि वाकटक वंश और पल्लव वंश ने कलयुग के विरुद्ध में एकजुटता प्रदर्शित की। इन्होंने कलयुग से निपटने के लिए स्वर्ण व्यवस्था के कठोर नियमों को लागू कर दिया। जो कलयुग का जो नियम था, या फिर कलयुग से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? वन व्यवस्था का जो कठोर नियम को लागू कर दिया। 10 वर्ग आमतौर पर निम्न जातियां और अस्पृश्य वर्ग से आते थे, यानी 10 वर्ग आमतौर पर निम्न जातियां और अस्पृश्य वर्ग से आते थे। वे स्थानीय भूमिहीन श्रमिक थे। वो क्या थे? स्थानीय भूमिहीन श्रमिक थे। फाइयान के अनुसार अस्पृश्य वर्गों को नगर में अपनी उपस्थिति की सूचना देने के लिए शहरों की सड़कों पर घंटियां बजानी पड़ती थी। यानी कि फाइयान जो था, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है, जो अस्पृश्य लोग थे, देखो स्वर्ण वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। जो अस्पृश्य लोग थे ना, उनको जब वो अपने गांव में आते थे, तो उन्हें आने के लिए जब वो आते थे गांव में, तो उनको क्या कहता है, पहले बताना पड़ता था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको देखना भी क्या गलत माना जाता था। तो इसलिए जब वो आते थे ना, तो करताल या घंटी बजाते हुए आते थे। ठीक है, अन्यथा उच्च जाति के व्यक्ति को अनुष्ठानिक स्नान करना पड़ता था। अगर वो व्यक्ति अगर उसको देख ले, स्पर्श कर ले, उसके नजर में भी आ जाए, दिख जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनुष्ठानिक स्नान करना अनिवार्य हो जाता था। देखो कसाई हो गए, ठीक है, कसाई मछुआरे और जल्लादों और भंगियों को शहर से बाहर रहना पड़ता था। शहर से कहाँ रहना पड़ता? बाहर रहना पड़ता था। उनके जो घर स्थान होते थे ना, वो चिन्हित किए जाते कि आप इस घर में रहोगे, यानी उनको पहले से ही चिन्हित कर देते कि आप इधर रहोगे। डन है इतना? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? आर्थिक बदलाव। क्या आता है हमारा? आर्थिक बदलाव। कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था भूमि अनुदान व्यवस्था का प्रारंभ। धार्मिक लाभार्थियों को भूमि कर से मुक्त रखा गया था। या जो धार्मिक से जो जुड़े हुए थे ना, जो धर्म से जुड़े हुए थे, उनको क्या था? भूमि कर से मुक्त रखा गया, जैसे स्टार्टिंग में था। और सारा कहाँ लदता जा रहा था? किसानों के ऊपर लद रहा था। और बाद में उन्हें गांव पर प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी सौंप देगा। और बाद में उनको क्या प्रशासनिक यानी प्रशासन में, और न्यायिक यानी न्याय करने का जो अधिकार था, वो भी सौंप दिया गया, या फिर अधिकार प्रदान कर दिया गया। मध्य भारतीय क्षेत्र, उड़ीसा, असम, दक्षिण भारत के हिस्सों में कबीलों का कृषिकरण शुरू हो गया। कबीलों क्या हुआ? कृषिकरण शुरू हो गया। जो कबीले थे ना, उनको हटा हटा के क्या हुआ? बोलते थे आप कृषि करो, हम आपको सारी चीजें देंगे। तो कृषि करने लग गए थे। ब्राह्मण लाभार्थियों ने कबीलों के एक वर्ग को कृषि कार्य में संलग्न कर दिया, यानी जोड़ दिया। ठीक है, इससे 2 लाभ हुआ। इससे क्या हुआ? 2 लाभ हुआ। पहला तो क्या हुआ? कृषि योग भूमि का विस्तार हुआ, यानी कृषि योग भूमि बढ़ी। ठीक है, प्लस कबीलाई समाज की श्रम का उपयोग हुआ। जो कबीले में जो रहने जो लोग थे ना, उस समाज का क्या हुआ? श्रम के रूप में हमारा उपयोग हुआ। गुप्त काल में सिक्कों में मिलावट से राजकोष से संकट हो गया। जो गुप्त काल का जो समय था ना, उस टाइम में क्या हुआ? सिक्कों में मिलावट आने लग गई थी, जिस वजह से राजकोष से संकट जो था उत्पन्न हो गया। इसके लिए सामंती अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार बताया गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया गया? सामंती अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि आपने पहले देखा कि हमने लगाया गया था। तो फिर भी आप देख लेते हैं सामंती अर्थव्यवस्था है, ये आखिर है क्या? ठीक है, तो बात करते हैं सामंती अर्थव्यवस्था की। सामंती अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें किसान अपने स्वामी के अधीन होते थे। किसके अधीन होते? अपने स्वामियों के अधीन होते थे, यानी उससे जुड़े होते थे, यानी उसी के अधीन होते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हो, जो वो बोलेगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। इस व्यवस्था में किसानों को भोजन, कपड़ा, सेवाएं और श्रम देने के बदले में क्या होता है? जमीन पर खेती करने का अधिकार मिलता था। जो किसान था वो क्या करता था? अपने स्वामी को भोजन, यानी कि क्या करता था? भोजन देता था, यानी खेती करता था, भोजन उसने भी मिलता था और इन्हें भी दिया जाता था, प्लस कपड़े मिलते थे। सेवाएं और श्रम देने के बदले में क्या होता था? जमीन पर खेती करने का अधिकार मिलता था। सामंती अर्थव्यवस्था में शासक वर्ग श्रमिकों को, जो सामंती अर्थव्यवस्था है उसमें शासक वर्ग था, वो क्या कहता है? श्रमिकों को क्या उत्पादन करना है, ठीक है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सारी चीजें वो तय करके देता था, एक तय करता था।
इससे शहरों का पतन ही नहीं हुआ, इससे केवल शहरों का पतन ही नहीं हुआ बल्कि वाणिज्य का लगभग अंत हो गया। इससे वाणिज्य का ही पूरी तरह से अंत हो गया। शहरों के भरण पोषण के लिए, जो शहरों में जो भरण पोषण हो रहे थे, लोग जो रह रहे थे शहरों में, उनके भरण पोषण के लिए कृषि उत्पाद था वो अपर्याप्त हो गया, यानी कि उनको खाने के लिए ही कुछ भी नहीं मिल रहा था। कितना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक जीवन। क्या आता है हमारा? धार्मिक जीवन। गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का कहा जाता है या फिर मानने की परंपरा रही है। कुछ भागों में बौद्ध धर्म अभी भी प्रचलित था, कुछ हिस्सों में क्या हुआ? बौद्ध धर्म प्रचलित था और शैववाद के साथ इसकी प्रतिद्वंदता थी। और शैववाद के साथ में क्या चला? इसका प्रतिद्वंदता चल रही थी। शैववाद को जो लोग शिवलिंग को धारण करने वाले लोग थे उन्हें शैववाद कहा जाता था, लिंगायत कहा जाता है। शैव यानी कि शैववाद के लोग, ठीक है, जो शिव को मानने वाले लोग थे। लेकिन बौद्ध धर्म अन्य धर्म के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। जो बौद्ध धर्म था ना, वो अन्य धर्मों के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। जैन धर्मों को पश्चिमी भारत के व्यापारी समुदाय से समर्थन मिला। जो जैन धर्म था, जैन धर्म को पश्चिमी भारत के जो व्यापारी थे उनसे उसको समर्थन मिला। राज्य के संरक्षण कर्नाटक और दक्षिण से जैनों ने मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की, जैसे महावीर और अन्य तीर्थकरों की सीधी खड़ी आकृतियां तथा पालथी मारकर बैठी हुई आकृतियां, ये सभी उन्होंने बनाई या फिर मूर्तियों की श्रृंखला जो है उन्होंने विकसित की। गुप्त काल तक शैव, वैष्णव, गणेश एवं सूर्य की पूजा पौराणिक धर्म के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यानी गुप्त काल तक में क्या होता है? शैव, ठीक है, वैष्णव, गणेश एवं सूर्य की पूजा जो थी पौराणिक धर्म के रूप में क्या हो चुकी थी? स्थापित हो चुकी थी। गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्तोत्तर के काल में यानी मध्य में, ठीक है, सूर्य की पूजा पद्धति गुजरात तक सीमित प्रतीत होती थी। कहां तक प्रतीत होती थी? गुजरात तक। और यह भी धीरे धीरे लुप्त हो गया। और यह भी क्या हुआ? धीरे धीरे लुप्त हो गई या समाप्त हो गई या खत्म हो गई। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा। इस काल का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो घटनाक्रम रहा वो क्या था? देवी की पूजा। ठीक है, देवी में प्रजनन क्षमता से जुड़ी अनेक देवीय शक्ति की अवधारणा को अपने में समष्टित कर ली है, क्या कर लिया है। यानी जो देवियों की पूजा की गई ना, किस वजह से? उनको क्या माना गया? उनको प्रजनन क्षमता जो थी उससे जुड़ी और भी कई सारे उनके अंदर शक्तियां थी, उसके अवधारणा को मानते हुए इन्होंने क्या किया? उन देवी पूजा को भी महत्व दिया है, देवी पूजा भी कराई। ठीक है, नारी देवी शक्ति अनेक, यानी नारी जो है, नारी देवी शक्ति है, ठीक है, अनेक धार्मिक कृतियों के केंद्र बन गई। अनेक धार्मिक कृतियों की क्या बन गई? केंद्र बन गई। ये सभी ऐन्द्रजलिक गुणों से युक्त थी। ये सभी क्या थी? ऐन्द्रजलिक गुणों से युक्त, यानी इनके अंदर सारे गुण जो थे वो समाये हुए थे। और यही गुण आगे चलकर तांत्रिकवाद के आधार बन गए। यही गुण के आगे चल गए, आगे चल के तांत्रिकवाद का आधार बना। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा कला का संरक्षण। यानी कला मीन्स क्या होता है? जो हमारे कलाएं थी ना, हस्तकला थी, नृत्य कला थी, स्थापत्य कला थी, बहुत सारी कलाएं। तो कला का संरक्षण यानी कला को किस तरीके से बचाया गया। गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण शेष बचे हैं। यानी बात करें गुप्त काल के मंदिर के मंदिर के स्थापत्य के तो बहुत कम हमें उदाहरण मिले हैं, बहुत कम उदाहरण शेष मिले हैं। उस समय के मंदिरों की स्थापत्य कला अभी निर्माण की अवस्था में ही थी। यानी उस टाइम पे जो भी मंदिर निर्माण हुए थे ना, वो क्या है? अभी भी निर्माण में ही है और अभी वो पूरे भी नहीं हो पाए थे सही से। ठीक है, अजंता और एलोरा में सेल मीन्स क्या होता है? पत्थर। ठीक है, सेल काटकर बनाई गई गुफाएं स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है? स्थापत्य कला के सबसे उच्चतम या फिर आप कह सकते हो सर्वोत्तम या फिर बेहतर उदाहरण है। इनसे आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद में सेल काटकर वैष्णव और शैव मंदिरों को बनाने की प्रेरणा मिली है। प्रेरणा मिली है। अजंता की गुफाएं मूर्ति और भित्ति चित्रों से सजाई गई बुद्ध की जीवन चरित्र और जातक कथाओं के चित्रांकन के द्वारा साहित्यिक उल्लेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साहित्यिक उल्लेख मिलते हैं। यानी कि जो भी इनके जो भित्ति चित्र मिले हैं, ठीक है, भित्तियों पे दीवारों पे बनाए गए चित्र मिले, ठीक है, सजाई गई हैं, बुद्ध के जीवन चरित्र और जातक कथाओं का चित्रांकन भी किया गया है। किस पे? साहित्य के उल्लेख पे, यानी साहित्य में भी उल्लेखित किया गया है। आरंभ के मंदिर एक ही कक्ष, आरंभ का जो मंदिर होता था उसमें एक ही कक्ष यानी एक ही कमरा हुआ करता था जिसमें प्रतिमा रखी जाती, जिसमें क्या होता है? मंदिर में प्रतिमा मूर्ति रखी जाती थी। सांची, एलोरा, तिगवा, भुमरा, नचना,
नचनाकूठा, लाइकान और देवगढ़ में ऐसे ही मंदिर हमें देखने को मिले हैं। ऐसे मंदिरों में आमतौर पर पौराणिक देवताओं विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा और वराह की पूजा होती थी। ठीक, किसकी पूजा होती थी? वराह की पूजा होती थी। देवगढ़ में दशावतार मंदिर जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, विष्णु के अवतारों को समर्पित करता है। विष्णु के 10 अवतार थे, सेम उसी तरीके से दशावतार मंदिर। ठीक है, ये जो है हमें बताते हैं। अब आता हमारा साहित्य। क्या आता है हमारा? साहित्य। ठीक है, साहित्य देख लेते क्या क्या है हमारे। पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, ब्राह्मण पुराण और हरिवंश पुराण। यह पुराण सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि राजकीय वंशावली और ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन के भी महत्वपूर्ण स्रोत बने हैं या फिर महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। ठीक है, इस अवधि में धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए दक्षिण भारत के वैष्णव अलवार और नयानार जैसे संतों ने भक्ति भजनों की रचना की थी। इस क्या वैष्णव अलवार यानी विष्णु को मानने वाले कौन थे? अलवार थे, और नयानार मानने वाले शिव को मानते। ठीक है, इन्होंने क्या संतों ने भक्ति भजनों की रचना की थी। ठीक है, रामायण और महाभारत प्रथम 2 संहितावाद महाकाव्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जानने के स्रोत हैं। ये सभी क्या जानने के स्रोत हैं। नृत्य, नाटक और काव्य पर भारत लिखित आधारभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र, जो हमने नाट्य शास्त्र देखा था रंगमंच में, नाट्य शास्त्र संभवतः इसी अवधि का माना जाता है या फिर इसी अवधि का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास एक असाधारण कवि और नाटककार थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी थे कौन? कालिदास। ये क्या थे? असाधारण एक कवि थे और क्या थे? एक नाटककार थे। उनकी कृतियों ने संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान किया। उनकी जो कृतियां थी, जो लिखी हुई जो कहानियां थी, बातें थी, वो क्या उन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान किया। नाटक में उनका अभिज्ञान शकुंतलम और काव्यशास्त्र में उनका लंबा गीत काव्य मेघदूतम संस्कृत की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। ये क्या? संस्कृत की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। भारवी का जूर्नियम माघ का शिशु पल्लवद और भटिट काव्य भावभूति रचित मलती माधव आदि श्रेण संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। ये सभी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत अजीब से वर्ड लिखे गए। एक बार आप बुक से चेक कर लेना। ठीक है, प्लस इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। कृत अर्जुन्यम। ठीक है, कृत अर्जुन्यम, मेघ का शिशु पल्लवद और भटित काव्य। क्या था? भटित काव्य। ठीक है, भभूति द्वारा रचित मालती माधव। ठीक है, और क्या? आदि श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं। उसकी रचनाएं हैं। ठीक है, सुधृत लिखित। यहाँ पे क्या है? सुधृत लिखित मृछ कटिम में शहरों जीवन की झांकी मिलती है। पंचतंत्र हर्ष चरित्र। ये जो है इन सभी द्वारा ये कुछ रचनाएं लिखी गई हैं कवियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेना। मुझे उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आपका जो यूनिट 2 है वो समझ में पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ये जो है काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। मैंने बुक से ही इसको नोट्स किया है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़े और मुझे उम्मीद आपको सारी चीज समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। और हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।